सलाम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर शफकत फारूक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नो इट इफ यू डोंट। मुझे पक्की उम्मीद है कि मेरा इंट्रोडक्टरी वीलॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। था ना ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ किस्म का। अच्छा, मैं आपको ये बताना भूल गई थी पिछले व्लॉग में कि मेरे चैनल के ऊपर ना तो मज़हब डिस्कस होगा, ना सियासत डिस्कस होगी और ना ही करंट अफेयर डिस्कस होंगे। इसके ऊपर साइंस और सेमी साइंस डिस्कस होगा और ख़ास तौर पे वो चीज़ें जिनको आपने सुन तो रखा है पर आप उनके बारे में जानते नहीं हैं, तो ये इसी के ऊपर डिस्कस होगा। ये मैं बताना भूल गई थी, सॉरी। अच्छा, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अगला जो व्लॉग है वो ज़रा मुख्तलिफ होगा और बहुत मज़े का होगा, तो अब आप ज़रा दिल थाम के बैठिए, मैं आपको वही सुनाने लगी हूँ जो आज का मौजूद है। नाज़रीन, अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि आप ज़रा सोचिए जहन में कि दुनिया के बड़े बड़े दरिया कौन से हैं, तो आपके जहन में क्या आएगा? मेरे जहन में भी कुछ आया था। मसलन यांगसे रिवर ऑफ चाइना, ये एशिया का लार्जेस्ट रिवर है। ब्रह्मपुत्र है, ये इंडिया का है। इंडस पाकिस्तान का है। अमेज़न ये साउथ अमेरिका का है और ये दुनिया का लार्जेस्ट रिवर है, दुनिया का लार्जेस्ट रिवर। नाइल है, ये इजिप्ट में है और ये दुनिया का लॉन्गेस्ट रिवर है। अमेज़न लार्जेस्ट है और ये लॉन्गेस्ट है। मिसिसिपी नॉर्थ अमेरिका में है। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, और आपको इससे भी कहीं ज़्यादा हैरत होगी सुनकर कि दुनिया के बड़े बड़े रिवर्स तो आसमानों में हैं। है ना मज़े की बात? ज़मीन में नहीं है ये। जी हाँ, ये आसमानों में है। 5 नॉर्थ पोल पे हैं और 5 साउथ पोल पे हैं और इनको कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिवर, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में है। लोग इसको स्काई रिवर्स भी कहते हैं, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिवर ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ये ज़मीन से ऊपर वाले 3 मील का जो एटमॉस्फेयर है उसके दरमियान होते हैं। अब ये क्या होते हैं? ये एक रिबन की तरह होते हैं जो कि वो होता है जिसके अंदर वाटर वेपर्स होते हैं और ये कंटिन्यूस बैंड की तरह नज़र आता है। अगर मैं आपको मौसमियात वालों की ज़बान में बताऊं तो इसमें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं और कट ऑफ लाइन्स होती हैं। अब ये कट ऑफ लाइन्स क्या होती हैं? गर्मियों के मौसम में आप देखते हैं जब तूफ़ान समुद्र में बन रहे होते हैं, टीवी वाले शोर मचा रहे होते हैं कि जी इतने नॉटिकल माइल्स पे है जी, अब इसकी इतनी स्ट्रेंथ हो गई है जी, अब इसकी इतनी स्ट्रेंथ हो गई है जी, ये ठट्ठा की तरफ बढ़ रहा है, नहीं जी ये कराची में तबाही मचाएगा। अल्टीमेटली पता चलता है कि वो बॉम्बे में जाके हिट हो गया। तो वो जगह जहाँ पर हम इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं और हिफाजती इक़दाम शुरू करते हैं उनको कहते हैं कट ऑफ लाइन। अब ये सारे जो सिस्टम्स हैं इनमें एक चीज़ कॉमन होती है और वो होती है कम्युनिकेशन लाइन। जो दो मुतहारिब हवाएं, एक दूसरे की दुश्मन हवाएं, उनके दरमियान जारी होती है। एक आती है ट्रॉपिक्स से। अब ट्रॉपिक्स जो हैं वो इलाका है जो कि इक्वेटर्स के इर्द गिर्द जितने भी कंट्री हैं वो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं। इक्वेटर ख़त इस्तवा को कहते हैं। आप याद करें अपना ज्योग्राफी जो बचपन में पढ़ा था ना, ख़त इस्तवा के इर्द गिर्द जितने ममालिक हैं वो हैं ट्रॉपिकल कंट्रीज़, यानी गर्म मरतूब, हॉट एंड ह्यूमिड। वहाँ से ये उठते हैं फ्यूम्स जो कि स्काई रिवर्स का जो कि वो करते हैं, शेप लेते हैं। तो ये जो ट्रॉपिक्स से जो उठ रहे होते हैं गर्मियों के मौसम में, वो शदीद गर्म, यानी उसके अंदर गर्म पानी के बुखारात होते हैं, फ्यूम्स होते हैं, वेपर्स होते हैं और वो बड़ी तेज़ी के साथ वहाँ से मूव करते हैं पोल्स की तरफ, क्योंकि उधर प्रेशर कम होता है, लिहाजा ये जाते बहुत तेज़ी के साथ। तूफ़ानी हवाएं, साइक्लोन्स, बादल और इवन हरिकेन्स भी होते हैं इसमें, और ये जा रहे होते हैं उधर। जबकि दूसरी तरफ बर्फ़ानी हवाएं होती हैं, बहुत यक बस्ता, वहाँ के जो उसके अंदर जो वेपर्स होते हैं वो कंडेंस तकरीबन हो रहे होते हैं, वो इतनी हैवी होती हैं कि वो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता चलती हैं और इधर से तूफ़ान की तरह जारी होती हैं। अब ये जो दो मुतहारिब हवाएं हैं इनके दरमियान जो ग्रेडियंट बनता, पता नहीं ग्रेडियंट को उर्दू में क्या कहते हैं, वो जो ग्रेडियंट बनता है ना, उसके इन्फ्लुएंस के अंडर ये जो वेपर्स हैं ऊपर, जो यानी स्काई रिवर्स हैं, ये मूव कर रहे होते हैं बिल्कुल इसी तरह जैसे ज़मीन के ऊपर जो दरिया है वो मूव करते हैं।
अच्छा, इसको अब आप सिंपल लैंग्वेज में यूँ समझ लीजिए कि जो स्काई रिवर्स हैं ये हाईवेज हैं वाटर वेपर्स की, जो कि उठते हैं ट्रॉपिक्स से और जाते हैं पोल्स की तरफ, और इस चक्कर में ये 90% पानी जो वाटर वेपर्स के अंदर होता है उसको मूव करते हैं नॉर्थ ऑफ द प्लैनेट से टुवर्ड्स साउथ ऑफ द प्लैनेट। अब ये आप इसको यूँ समझ लीजिए कि जब ट्रॉपिक्स जो कि इक्वेटर के ऊपर है वहाँ से जब ये उठते हैं और ये तेज़ी से साउथ उसको नॉर्थ की तरफ जाते हैं, क्योंकि पहाड़ों से इन्होंने टकराना होता है। ये जब पहाड़ों से टकराते हैं तो ये ठंडे हो जाते हैं, लेकिन पीछे से चूँकि कंटिन्यूसली वार्म वेपर आ रहे होते हैं तो ये इसको पुश करते हैं, ये पहाड़ों के ऊपर जाते हैं और जाते जाते हैं पीछे से फोर्स कंटिन्यूसली आ रही होती है, ऊपर जाते हैं ये कंडेंस होते जाते हैं और ये बर्फ़ बनते जाते हैं। और एक वक्त आता है कि ये इतने भारी हो जाते हैं कि ये अपना वज़न नहीं बर्दाश्त कर सकते और ये शेड कर देते हैं नीचे। और इस सारे आनियों जानियों में ये 90% पानी जो है उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। अच्छा, अब जब ये शेड करते हैं, लेकिन जब ये ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं ना 90% पानी, तो एरिया सिर्फ 10% होता है ग्लोब का। अच्छा, अब जब ये शेड करते हैं अपना पानी, तो अगर तो नीचे जब ज़मीन पे गिरते हैं तो अगर तो उस वक़्त मौसम जो है वो खुश्क हो तो ये वाटर रिसोर्सेज जो है उनको रिप्लेनिश करते हैं, और ज़्यादातर इसका निशाना बनते हैं जब ये नीचे गिरते हैं ना, तो इसका निशाना बनते हैं वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स, यानी ये जो गोल्डन स्टेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, ये ज़्यादा हिट होती है, यानी कैलिफोर्निया ज़्यादा हिट होता है। और आप ये भी याद रखिएगा कि कैलिफोर्निया का जो 90% पानी का सप्लाई है वो ये स्काई रिवर जो है उनके थ्रू मैनेज होता है। अच्छा, अब जब खुश्क मौसम हो तो फिर तो रिप्लेनिश हो जाता है, लेकिन अगर हो रेनी सीज़न तो फिर ये जब नीचे गिरते हैं तो फिर ये तबाही और बर्बादी ये लाते हैं अलमान अलफीज़, वो फिर सुनने वाली होती है। अब ये पूरी दुनिया में होते हैं ये स्काई रिवर्स जो हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका जो निशाना बनते हैं वो बनता है वेस्ट कोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और उसमें मसलन ये पुर्तगाल है, वेस्टर्न यूरोप है, चिली है, साउथ अफ्रीका है, ये सारे इसकी जद में आते हैं। 1960 में जो मौसमियात वाले हैं उन्होंने एक टर्म निकाली और उसको कहते हैं पाइनएप्पल एक्सप्रेस। ये एक्चुअली जो है ना ये हवाई में ओरिजिनेट होता है, और हवाई में चूँकि पाइनएप्पल बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। अब ये पाइनएप्पल एक्सप्रेस जो है ये बजाते खुद एक स्काई रिवर है जो कि ओरिजिनेट होता है हवाई से। अब आप ज़रा अगर इस मैप को गौर से देखें, आपके सामने अगर ग्लोब हो तो मैं आपको बताऊं, अगर आप अपने लेफ़्ट साइड पे देखें तो आपको ये जो डार्क ग्रीन रेड सर्कल के अंदर है ये है यूनाइटेड स्टेट्स, और यूनाइटेड स्टेट्स नॉर्थ अटलांटिक और नॉर्थ पैसिफिक के दरमियान वाक़या है। इसके ऊपर कनाडा है, नीचे मैक्सिको है और फिर नीचे साउथ अमेरिका है। अब अगर आप देखें तो डार्क ग्रीन जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स है और उसके नीचे जो ऑफ वाइट है ये मैक्सिको है, और इस ऑफ वाइट का जो बड़ा पोर्शन है उसके अगर आप लेफ्ट को देखें तो एक पतली सी लाइन नीचे को आती नज़र आती है। सिमिलरली अगर आप राइट को देखें तो आप छोटी सी एक रेक्टेंगुलर चीज़ नज़र आती है। अब ये जो आपको लाइन नीचे नज़र आती है ना, इसके ऊपर जो है ये है गोल्डन स्टेट्स, जिसमें कैलिफोर्निया आता है, लॉस एंजलिस आता है, सैन फ्रांसिस्को आता है, सैन डिएगो आता है, और ये है वेस्ट कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा, ये जो है जो छोटी सी मैंने आपको रेक्टेंगुलर चीज़ बताई थी, इसके जस्ट आप लेफ़्ट को देखें तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट हवाई आपको नज़र आएगा, और ये है साउथ पैसिफिक, नॉर्थ पैसिफिक सॉरी, और ये गर्म जगह है, हॉट है, यानी इक्वेटर के ऊपर। आप देख लीजिए मैप में आपको पता चल जाएगा कि इक्वेटर के ऊपर है। अच्छा, अब आप ज़रा इसी मैप यूनाइटेड स्टेट्स के आप ज़रा राइट साइड पे आइए तो ये जो ग्रीनिश एरिया ना ज़रा थोड़ा सा लाइट है, इसमें आपको दो डिप्रेशन छोटे छोटे नज़र आते हैं। जो ऊपर वाला डिप्रेशन है इसके ऊपर कॉर्नर के ऊपर है वाशिंगटन डीसी, और उसके नीचे है न्यूयॉर्क, और ये है ईस्ट कोस्ट यूनाइटेड स्टेट्स का, ईस्ट कोस्ट। अब ज़रा बिल्कुल नक्शे के दूसरी तरफ आ जाएं तो ये चाइना है और ये है जापान, और ये नॉर्थ पैसिफिक में है। अब ये पैसिफिक इधर से शुरू होता है हवाई से और जापान के साथ आता है, यानी एक कोना उसका पैसिफिक का वो हवाई है और दूसरा कोना पैसिफिक का है ना वो जापान है। इस चीज़ को आप ज़रा जहन में रखिएगा। अब आगे चलते हैं, ये है ग्लोब का दूसरा साइड, ये वही यूनाइटेड स्टेट्स है। आप देख लीजिए आपके इस अब आपके ये राइट साइड पे है,
और आपको सैन फ्रांसिस्को भी नज़र आ जाएगा। वही जो एक लंबी लाइन मैक्सिको से नीचे निकली हुई है वो भी आपको नज़र आ जाएगी। वो जो रेक्टेंगुलर चीज़ है वो भी आपको राइट साइड पे नज़र आ जाएगी और बिल्कुल उसी ख़त इस्तिवा के ऊपर आपके लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आता है सेंटर में हवाई। अब हवाई और यहाँ से फिर आपको अपने लेफ़्ट, जहाँ आपको पहले यूनाइटेड स्टेट्स नज़र आएगा, वहाँ अब आपको जापान नज़र आ रहा है। तो इन मैप्स को आप ज़रा अपने जहन में रखिएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जब ये हिट करता है पाइनएप्पल एक्सप्रेस कैलिफोर्निया को, कंडीशंस ड्राई हों तो फिर तो वो कैलिफोर्निया का वाटर रिसोर्सेज में उनको रिप्लेनिश कर देता है, लेकिन अगर बारिश का मौसम हो तो फिर तो तबाही आती है। अब इस तबाही, जो बहुत बड़ी तबाही थी जो हिस्ट्री में रिकॉर्डेड थी 2022 से पहले, 2005 थी, उसमें यही पाइनएप्पल एक्सप्रेस इसने हिट किया था कैलिफोर्निया को और मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ था। लेकिन जो पाइनएप्पल एक्सप्रेस ने हिट किया इसको 22 दिसंबर 2022 में वो इस वक्त हिस्ट्री का सबसे बड़ा जो है ना वो खौफनाक तूफान उसको कहा जा सकता है। और ये 4 से 5 एटमॉस्फेरिक रिवर के बराबर इसकी ताकत थी जिसने हिट किया और इस कदर इसने तबाही फैलाई, इतनी फ्लडिंग हुई, लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा, सारे गोल्डन स्टेट को इन्होंने इवैक्यूएट किया। कैलिफोर्निया ज़्यादा हिट हुआ, इवैक्यूएट किया इन्होंने लोगों को, प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, जानों का नुकसान हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ, $15 बिलियन का नुकसान हुआ और सारी क्रिसमस उनकी जो थी गोल्डन स्टेट्स वालों की वो सारी पानी में बह गई। अच्छा, अब जो इसको जो कहा जाता है ये कि हिस्ट्री का ये सबसे ज़्यादा, सदी का सबसे ज़्यादा खौफनाक तूफान है। अच्छा, अब आपके जहन में ये सवाल ज़रूर आ रहे होंगे कि ये जो आता है ये एटमॉस्फेरिक रिवर्स हैं, इनका इम्पैक्ट लार्ज स्केल क्या है। तबाही फैलाना तो एक है, और भी बहुत सारे हैं और कुछ अच्छे इम्पैक्ट भी हैं इसके। अच्छा, क्लाइमेट चेंज का इनमें क्या रोल है, ये भी सवाल आपके जहन में आ गया होगा। और फिर एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि इस फ्लडिंग को और इस डिस्ट्रक्शन को रोका कैसे जा सकता है। अब ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका मैं जवाब दूंगी वन बाय वन, लेकिन ये जो मैं आपको स्काई रिवर्स के बारे में या एटमॉस्फेरिक रिवर्स के बारे में जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, इसकी डिस्कशन के बाद जब ये पूरी डिस्कशन ख़त्म हो जाएगी तो मैं इन सवालों का जवाब इंशाल्लाह दूंगी। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा और ये आपको बड़ा दिलचस्प भी लगेगा। आप इसको शेयर भी कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और आप इसे लाइक भी कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए और इसका बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिए ताकि जो अगला एपिसोड है वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इससे भी ज़्यादा हैरान होना, ताकि वो आपको मिल जाए और आप उसको ज़रूर सुनिएगा। अगले हफ्ते आपसे मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।